मैं रीना सिंह, अध्यापिका हिंदी पीजीटी। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 के विषय हिंदी के पुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें की रचनाकार मृदुला गर्ग के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 में कोलकाता में हुआ। समकालीन कथा साहित्य से तात्पर्य है कि वो कथा, वो साहित्य जो कि यथार्थ के नज़दीक है, जो अलंकारों और कल्पनाओं से दूर और फैंटासी से दूर रचना है। कि जिस तरह की रचना का आरंभ प्रेमचंद ने किया था, वो प्रेमचंद के समय से आरंभ होकर अब तक चला आ रहा है, जिसमें शोषितों को विषय बनाया गया और स्त्रियों के अस्तित्व की लड़ाई को उजागर किया गया। तो उस समय यथार्थ का जो वर्णन साहित्य में मिलता था, उसी से प्रेरित हो मृदुला गर्ग की ये रचना भी है। मृदुला गर्ग ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विषय में एमए किया था। अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर होने के बावजूद उनका हिंदी के प्रति रुझान था, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इसमें सहयोग करती है। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। वैचारिक निबंध जिसमें कथाकार समस्याओं को उठाकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है और समाज को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है, क्योंकि इसमें भी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का योगदान है कि उन्होंने बचपन से ऐसी परवरिश पाई है कि उन्हें पिता ने हमेशा लीक से हटकर चलना सिखाया है। इसके साथ ही मैं आपको पाठ का सारांश बताऊंगी, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें। कक्षा 9 के विषय हिंदी की पुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें, जो मृदुला गर्ग द्वारा रचित संस्मरणात्मक गद्य है। इस पाठ का सारांश मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि इसमें लेखिका यानी कि मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया यह एक संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। उसने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित कराया है। साहित्य तत्कालीन समाज का दर्पण होता है। किसी भी साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमें उससे संबंधित इतिहास की जानकारी होती है, हमें समय के इतिहास की जानकारी होती है कि जिस समय का वो साहित्य होता है उस समय के वातावरण से हम परिचित होते हैं। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले, यानी कि लेखिका की माँ की शादी से पहले हो गई थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। यहाँ लेखिका अपनी नानी के विषय में बताती है। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। यानी लेखिका अपने नाना जी के बारे में बताती है कि जब वो विदेश से लौट के आते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आते हैं, तो वो पूरी तरह से अंग्रेज बन गए हैं। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दें। उनकी इच्छानुसार लेखिका की माँ का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया।
इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। वैसे भी लेखिका की माँ कमज़ोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। लेखिका अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहती, ऐसे ही लेखिका की परदादी थी जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय उन्हें दान में दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक। एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए थे और औरतें रत जगा कर रही थीं। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। यानी कि लेखिका की परदादी की बात बता रही है लेखिका। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। लेखिका आगे बताते हुए कहती है कि 15 अगस्त सन 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर ना जा सकी। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामज़ोव नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका को वैसे बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था और घर में इस तरह का माहौल भी था। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में कहती है। इस पाठ के सारांश में लेखिका अपने जीवन से जुड़ी सभी महिलाओं का परिचय देती है। पहले अपनी नानी का, फिर अपनी माँ का, अपनी दादी का और अब अपनी बहनों का। वह अपनी बहनों के बारे में कहती है कि सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद ही 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी लिखने में तथा छोटा भाई राजीव हिंदी लिखने में लगा। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। उनकी बहन रेणु स्वयं कम, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। रेणु जो है वो स्वयं कम लेकिन दूसरों को की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती थी। उसने अपने अंक कम किंतु उससे पढ़ने वालों के अंक अधिक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश कर लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग बैठते थे। उन्होंने यहाँ मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बांगलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि लेखिका को लगता है कि लीक से हटकर चलने वाले लोग कुछ अलग करते हैं। वह
अपने इस पूरे पाठ के सारांश में इस बात से हम अवगत होते हैं कि लेखिका कहीं न कहीं अपने जीवन से जुड़ी सभी स्त्रियों के बारे में बताती है। वह स्वयं इस ऐसे परिवार से संबंध रखती है कि जहाँ अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी थी, अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का और उसे अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आज़ादी मिली। और कहीं न कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि में लेखन के बीज थे जो अंकुरित हो साहित्य के क्षेत्र में पुष्पित और पल्लवित हुए, और लेखिका सभी भाई बहन किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में लेखन से जुड़े रहे। धन्यवाद।